नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शाह, प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से। आज आप सबके सामने लेके आया हूं जेएसडब्ल्यू स्टील के H1 रिजल्ट्स। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील जिस सेक्टर से है वो आयरन स्टील प्रोडक्ट्स से है। तो दोस्तों आइए उस इंडस्ट्री के बारे में जाने। उससे पहले हम एजेंडा देख लेते हैं कि आज हम इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम सेक्टर एनालिसिस देखेंगे, स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में देखेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, हम 2021 के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली बिहेवियर एनालिसिस करेंगे, करंट ट्रेंड की बात करेंगे दोस्तों कि टॉप लाइन बॉटम लाइन में क्या हो रहा है, एस्टिमेट्स की बात करेंगे, इंफ्रा स्टोरी देखेंगे हम, और चार्ट्स और पोर्टफोलियो लोकेशन पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सबको मार्केट सेक्टर एनालिसिस पे लेके चलते हैं। मार्केट साइज करंट जो है उस पे हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो 2008 से आप देख सकते हो 2021 तक में दोस्तों ये जो समय रहा है था, ये एक म्यूटेड फेज ऑफ इकोनॉमी रही थी, ना सिर्फ इंडिया के लिए, इनफैक्ट फॉर द वर्ल्ड वाइड। जो ये 5 साल 6 साल रहे थे, ये म्यूटेड फेज रहा था वर्ल्ड वाइड मार्केट में। तो दोस्तों वहां पे हम वही इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन पे भी वही इम्पैक्ट रहा कि 2018 में 103 मिलियन टन का प्रोडक्शन था और 19 में 110 गया और बाद में अभी 21 में 102 आया। दोस्तों यहाँ पे कोविड का भी एक हम कंसिडरेशन रख सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिनिश स्टील, ये भी एक हमें देखना चाहिए, ये भी एक हमारे लिए पॉइंट है दोस्तों। कंजम्पशन जो है वो आप देख सकते हो कि वो इंक्रीज हो रहा है दोस्तों 2018 से 90 से 97 100 21 में। जैसे दोस्तों हम कोविड का इम्पैक्ट जानते हैं कि बहुत सारे इंफ्रा के काम रुक गए थे, तो वहां पे 93 फिर भी काफी हद तक अच्छा ही है दोस्तों। और मई तक के जो डेटा है उसके हिसाब से ये 14 मिलियन टन तो लगभग कंजम्पशन हो चुका है फिनिश गुड स्टील। ट्रेंड्स में हम पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील को हम एक रखते हैं वॉच में। 2016 में दोस्तों ये 64 था केजीज हम कंजम्पशन करते थे। 2019 आते आते तक 74 कंसिस्टेंट वे में ग्रोथ आ रही है कंजम्पशन में दोस्तों। यहाँ एक्सपेक्टेड बाय 2030 कि ये 160 केजी तक कंजम्पशन हमें टारगेट में है। फिनिश्ड स्टील एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों एक्सपोर्ट्स में देखिए अप एंड डाउन, क्योंकि इंडिया में भी इंफ्रा स्टील का कंजम्पशन इतना हो जाता है कि एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ हमने ओवरऑल मार्केट की साइज क्या थी, ट्रेंड क्या है, कंजम्पशन क्या है वो देखा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, करंट मार्केट में हमारे पास कौन से प्लेयर्स है इस स्टील इंडस्ट्री को लेकर के। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो सेक्टर से बिलोंग करता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से सेक्टर में है, वहां पे अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटल वाइज जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाला है, 33% मार्केट शेयर। टाटा स्टील 30, ये भी लगभग 32% ही है। सेल जो सबसे ओल्डेस्ट वन ऑफ द कंपनी है, निफ्टी 50 की भी एक टाइम पर रह चुकी है, उसका मार्केट शेयर आज ओनली 10% है। जिंदाल स्टील 8%। दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो लगभग लगभग 80% मार्केट शेयर किसके पास है, यही 4 कंपनियों के पास। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो दे आर कंट्रीब्यूटिंग लाइक 1% और 2%, उनकी मार्केट शेयर में भी कोई रोल नहीं है। वहीं पे हम सेल्स में देखते हैं, सेल्स एक मेजर फैक्टर होता है जिसे हमें वॉच करना चाहिए। सेल्स में देखें तो टाटा स्टील 35% मार्केट शेयर रख रहा है, वहीं पे जेएसडब्ल्यू ओनली 18%। यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है, जो कंपनी ओनली 18 to 19% मार्केट सेल्स में अपना मार्केट शेयर रखती है, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन 33% दे रहा है, और जो कंपनी 35% मार्केट शेयर इन सेल्स रखती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन 31% मिल रही है। हम देखेंगे आगे ऐसा क्यों है, क्वालिटी चेक्स में हमें ये पता चलेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस सेक्टर में ग्रोथ का फैक्टर क्या रहा है दोस्तों। प्री कोविड
हम इस इंडस्ट्री को 7% से ग्रोथ होता देख रहे थे, पोस्ट कोविड हमने 10% से एक्सपेक्टेड है ये इंडस्ट्री की ग्रोथ। वहीं पे जेएसडब्ल्यू की बात करें उसके कंपैरिजन तो 7% से इंडस्ट्री ग्रोथ के पैरेलल में चल रही है, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर नहीं है ये। कंपनी जो है अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, और पोस्ट कोविड हम इसमें 9% देख रहे हैं। दोस्तों ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कोविड से पहले भी हम लोग 6 to 7%, 8% के करीब करीब हमारी ग्रोथ हम नोटिस कर रहे थे। लास्ट 2 इयर्स को छोड़ दे, अगर कोविड के टाइम को छोड़ दे, आफ्टर पोस्ट कोविड अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ इन अवर जीडीपी। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि ये भी डबल डिजिट की तरफ बढ़ रही है सेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मिंग सेक्टर तो नहीं रहेगा ओवरऑल। तो ये एक हम जब हम ग्रोथ को थॉट प्रोसेस में लेंगे तो एक हमें याद रखना चाहिए, पैरेलल टू इकोनॉमी चलेगा। स्टील इंडस्ट्री के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर की तरह से भी हम इस सेक्टर को ले सकते हैं, क्योंकि जब तक इंफ्रा कोई भी कंट्री तब ग्रोथ करती है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है, उसके इंफ्रा में ग्रोथ आती है, और इंफ्रा में एक मेजर पार्ट स्टील रोल प्ले करता है। तो हम इसको एक इंडिकेटर ले सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं जेएसडब्ल्यू के बारे में। जेएसडब्ल्यू का इतिहास तो 1995 से पहले से है, वहां से है। बट दोस्तों मैंने आप सबके सामने पिछले 5-6 सालों का इतिहास रखा है कि इस कंपनी ने किस तरह से बेटरमेंट अचीव किया है। कुछ की प्रेजेंस पॉइंट पे बात करें, चर्चा करें तो 100 कंट्रीज के अंदर आज इस जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील की प्रेजेंस है। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 18 मिलियन टन पर एनम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है करंटली। क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है वो 15 मिलियन टन है 2021 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज भी जो है वो 80,000 करोड़ की करीब करीब है। यहाँ पे हम जेएसडब्ल्यू के बारे में अगर मैं कहूँ आपको तो पिछले टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड में कंसेक्यूटिवली पिछले लास्ट 10 सालों से अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखा है। अगर कंपनी ने पिछले फरवरी में ही, इसी साल फरवरी में 13 लाख टन ऑफ प्रोडक्शन इन अ मंथ डिक्लेयर किया है, तो वो भी एक हाईएस्ट था। कंपनी में रिसेंटली हम देखें तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी कंपनी जो है वो कर रही है, जैसे एक्वायर किया भूषण पावर एंड स्टील को। हम और उससे पहले एक साल देखें तो पेंट इंडस्ट्री में भी इस कंपनी ने अपने पैर जमाए हैं, अपना फिगर रखा है इस ग्रुप ने। यहाँ पे क्वार्टरली प्रोडक्शन पे भी हम चले तो मतलब था कि 4.8 मिलियन टन का उन्होंने 2018 के Q1 में करा था। तो दोस्तों ये तो रही जेएसडब्ल्यू स्टील की इतिहास। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ क्वालिटी चेक्स पैरामीटर्स पे। तो क्वालिटी चेक हम सारे टॉप प्लेयर्स में नहीं करेंगे, हम सारे प्लेयर्स में नहीं करेंगे दोस्तों। स्टील इस सेक्टर में कई सारे प्लेयर लिस्टेड है, बट हमने जैसे देखा कि मार्केट शेयर और सेल्स के अंदर 80% मार्केट शेयर तो मात्र 4 कंपनियों के बीच में ही सिमट के रह जाता है। तो हम 80% पे ही हमारा एनालिसिस करेंगे टॉप प्लेयर्स पे, क्योंकि वहीं से लीडर की क्वालिटी और ये सब पैरामीटर्स चेक हो जाएगा, ओवरऑल इंडस्ट्री का आइडिया आ जाता है। तो दोस्तों सेल्स की बात करें तो टाटा स्टील के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दे 1,57 करोड़ के करीब इसका जो सेल्स है। जेएसडब्ल्यू 80,000 करोड़ का सेल्स सबसे ओल्डेस्ट कंपनियों में से एक है। बट देखिए दोस्तों आज 70,000 करोड़ का ही सेल्स कर पा रही है। जिंदाल स्टील काफी छोटी है सेल्स के मामले में, कंपैरेटिवली तीनों को मिला लिया जाए तो 40,000 करोड़ के करीब सेल्स है। यहाँ पे हम देखें तो एक पॉइंट मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि टाटा स्टील जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर है। इनके एक्सपोर्टिंग और इनके जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही बिजनेस में है दोस्तों, बहुत अच्छा है। जेएसडब्ल्यू में भी ये बात है,
तो यहाँ पे टाटा एक इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत कंट्रीज में इसका, और इसका जो मेजर सेल्स रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल से आता है, डोमेस्टिक से नहीं। यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में देख सकते हैं दोस्तों कि टाटा स्टील 1.5 लाख करोड़ के सामने 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। वहीं पे जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो 80,000 करोड़ के सामने 8,000 के करोड़ करीब लगभग प्रॉफिट कर ले रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मैं आप सबके सामने और रखना चाहूंगा कि जब हम ग्रोथ, डिमांड इन ग्रोथ देखते हैं तो हम इंटरनेशनल साइड पे देखेंगे तो वो कितनी होगी दोस्तों, 5% हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कर सकते हैं। बट इंडिया में हम ग्रोथ क्या देख रहे हैं, हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट में दोस्तों। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स में जो अच्छी सेल्स कर रहा होगा, जो अच्छा कर रहा होगा, वहां पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस लाए। वहां पे हम देखें, सेल्स की बात करें, सेल की बात करें, जिंदाल स्टील की बात करें, तो सेल्स में भी मुकाबले प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट ये देखा, ये तो फैक्टर्स हुए प्रॉफिट के। अब हम उनके मार्जिन की बात करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, टाटा स्टील का मार्जिन ओनली 5% है। प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 80% कहानी हमें क्लियर कर देता है उसके फंडामेंटल्स को लेकर के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है सेल्स और डिमांड का भरपूर फायदा उठा रही है टाटा स्टील, बट यहाँ पे वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रही दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें तो 80,000 करोड़ का सेल्स, तो यहाँ पे मार्केट शेयर तो वो भी अच्छा ले रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करने की जो इस मैनेजमेंट में क्षमता है वो हमें यहाँ पे दिख रही है इस सेक्टर में। जेएसडब्ल्यू में 10% मार्जिन सेल, और यहाँ पे जिंदाल स्टील का 11% मार्जिन। दोस्तों ये 11% मार्जिन को हम फिर भी इतना कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि इसकी सेल्स ही नहीं, टॉप लाइन में ही आप देखिए कि जहां ये सारी कंपनी इतनी डिमांड का इतना अच्छे से फायदा उठा रही है, वहां जिंदाल स्टील उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो हमारे पास क्वालिटी लीडर तो ऐसे टाटा स्टील है सेक्टर में सेल्स में, बट हम सेकंड ऑप्शन, बेस्ट लीडर नहीं पर हम बेस्ट पे जा रहे हैं, सेकंड नंबर के ऑप्शन पे, जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जो होता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये है कि जो प्रमोटर्स थे, जो प्रमोटर्स ने इनिशियल मनी, सीड मनी जो डाला था, वो पेड अप इक्विटी है। उस पेड अप इक्विटी पे आज वो प्रमोटर्स कितना टाइम्स कमा रहे हैं, तो टाटा स्टील में देखा जाए तो 7 टाइम्स इस साल उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी करा है, मतलब अपने सीड मनी के ऊपर इतना लिया है। वहीं पे जेएसडब्ल्यू में 26 टाइम्स उनको रिटर्न आ रहा है। सेल्स में देखा जाए तो 1 टाइम, और जिंदाल स्टील में जाएगा तो 40 टाइम्स। स्टिल यहाँ पे मैं वही कहूंगा कि सेल्स हमारा पहला है, उसके बाद हम किसी दूसरे फैक्टर को कंसिडर करते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और एक कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर कोई भी निवेशक, आप, मैं, हम में से कोई भी अगर आज निवेश करना चाहता है तो उसके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ये कहता है कि कंपनी के पास जितनी भी इक्विटी एज अ कैपिटल है, एज अ शेयर कैपिटल प्लस एज अ रिजर्व, तो कंपनी अपने टोटल इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। हम अगर मान लेते हैं कि हम ये इस किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं तो हम भी उस इक्विटी के हिस्से हो जाएंगे, हम कुछ परसेंटेज बाय करेंगे। तो क्या रिटर्न ये कंपनी जनरेट करके देने में सक्षम है और क्या जनरेट कर रही है, हमें वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो टाटा स्टील ओनली 11%, जेएसडब्ल्यू आउट परफॉर्म करता हुआ 22%, सेल ओनली 9%, जिंदाल स्टील 13%। तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी में ये एक पॉइंट भी हमें यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा अच्छा है। डेट टू इक्विटी एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये एक हाई कैपेक्स सेक्टर की इंडस्ट्री है दोस्तों। तो यहाँ पे उसकी डेप्थ को देखना हमें बहुत जरूरी है। डेप्थ अगर देख रहे हैं तो जितने भी टॉप प्लेयर्स है हमारे पास, सब पे हैवी डेप्थ बर्डन दिख रहा है दोस्तों। जैसे टाटा स्टील में भी 1% से अबव दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू में भी 1% से अबव है, सेल 1.5 से अबव है, जिंदाल स्टील भी 0.5 से अबव। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर इंडिकेट हो गई, ये सेक्टर में हैवी डेप्थ बर्डन कंपनी है। तो दोस्तों इस सेक्टर में हमारा जो निवेश होना चाहिए वो थोड़ा सा संभल के होना चाहिए। वहीं पे अगर हम आईसीआर की बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो देखिए टाटा स्टील के पास जितनी उसकी लीज लायबिलिटी है और जितनी उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट उसको आ रही है, उसके मुकाबले प्रॉफिट ज्यादा नहीं कर पा रहा। यहाँ पे हम देखें तो सबसे बेहतर जिंदाल स्टील है, बट सेल्स में फिर वही बात हो जाती है, सेल्स में भी नहीं है, जेएसडब्ल्यू में भी 0.8 ही है दोस्तों। तो ये भी एक यहाँ से क्लियर इंडिकेशन आता है कि यहाँ पे कॉशियस रह के डेप्थ को माइंड में लेकर के, फाइनेंशियल कॉस्ट को माइंड में लेकर के चलना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि ये कंपनी कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं रहती होगी, और ये अपने प्रॉफिट सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट इसलिए ही नहीं कर पा रहे दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं बिहेवियर। जेएसडब्ल्यू स्टील का बिहेवियर हमने देख लिया, क्वालिटी में तो अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, और सेल्स में भी लीडर नहीं, टाटा स्टील लीडर है, बट हाँ क्वालिटी और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस्ट यहाँ पे हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील निकल के आ रहा है। बिहेवियर एनालिसिस में आगे चल के देखते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं सेल्स की पहले बात करें। 2005 से दोस्तों मैंने डेटा लिया हुआ है और 2021 तक का, कहा 7,000 मतलब 6,500 करोड़ की सेल्स से आज 80,000 करोड़ का सेल्स पार कर चुकी है दोस्तों। यहाँ पे ह्यूज इन ग्रोथ इन सेल्स नजर आया, डिमांड का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आई है। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करा जाए तो 870 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 2005 में, वहां से लेकर के ये 8,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी तक गई है। पर एक चीज यहाँ पे है, जैसे हमने देखा था डेप बर्डन, इंटरेस्ट कवरेज, कैपेक्स वाला जो हमने बात देखी थी, वही चीज देखी इस जेएसडब्ल्यू जो बेस्ट हमारी नजर आई है अब तक, उसके अंदर भी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रहा है कि किस तरह प्रॉफिट इनके कितने वॉलेटाइल है। यहाँ पे 1500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था और वहां पे कहाँ 500 करोड़ तक चला गया दोस्तों। इसलिए इन कंपनीज में जो वॉलेटिलिटी हम देखेंगे काफी हाई रहेगी। इस कंपनी ने लॉस भी किया है दोस्तों। तो हम हमेशा ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वेरी करेगी, वॉलेटाइल रहेगा ये सेक्टर, तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना चाहिए। रिजर्व की बात करी जाए तो रिजर्व 2,500 करोड़ से चल के आज 36,000 करोड़ के रिजर्व कंपनी डेवलप कर ली है। तो यहाँ पे भी एक रिजर्व में काफी अच्छी ग्रोथ है, जो कि हमें इसके प्राइस मूवमेंट में नजर आएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों करंट ट्रेंड। ये होता है हमारे लिए की पॉइंट। अगर हमें आज एज ए इन्वेस्टर देखना है, those who are thinking to invest, अगर मुझे आज निवेश करना है तो मेरे लिए करंट ट्रेंड देखना बहुत नीड इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट ट्रेंड की बात करें तो सेल्स में बात करें तो दोस्तों लास्ट 9 मंथ में -5% था। साल खत्म होते होते तक 10% की सेल्स ग्रोथ आ गई थी। क्वार्टर 1 में तो हमने ह्यूज जंप देखा है, 144% की सेल्स ग्रोथ देखी है। H1 आते आते 100% की सेल्स ग्रोथ। दोस्तों ये सेल्स ग्रोथ किस वजह से है दोस्तों? ये लो बेस की वजह से है। पिछले साल अगर हम देखा जाए तो क्वार्टर 1 में सब कुछ बंद था, कुछ भी खुला हुआ नहीं। तो उस लो बेस की वजह से यहाँ पे हमें इस तरह का एक अनथिंकेबल ग्रोथ नजर आ रहा है। वही H1 में हमें 100% कॉन्सोलिडेट होता नजर आ रहा है दोस्तों। हमने एक्सपेक्टेशन ये की है कि ये कॉन्सोलिडेट और होके 50% तक सेल्स ग्रोथ हमें देखने मिलेगा FY 2020 तक। यहाँ पे अगर हम मार्जिन्स की बात करें दोस्तों,
पिछले साल हमने हर कंपनी को लॉस मेकिंग देखा है, तो दोस्तों यहाँ पे एक मेजर इंडिकेटर हमारे लिए मार्जिन हो जाते हैं। मार्जिन किस तरह से कंपनी इंप्रूव कर रही है, तो 9 मंथ में जो मार्जिन थे वो 9% के थे, साल खत्म होते तक इनके मार्जिन इंप्रूव हुए 12% के हो गए। Q1 में हमने मार्जिन जो है वो 22% तक देखे हैं, H1 में 21% के प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है ये मार्जिन कंसिस्टेंट रहेगी अपने सेल्स के पर्सपेक्टिव में, और ये 20% का हम सेल्स मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीयर ग्रुप को भी देख लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये तो हुई जेएसडब्ल्यू की बात, तो क्या जेएसडब्ल्यू ने कुछ खास है या फिर इंडस्ट्री में ही इस तरह की ग्रोथ आई है। तो दोस्तों पीयर ग्रुप की हम बात करें, H1 रिजल्ट्स मैंने सभी कंपनियों के देख करके उनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने लेके आया हूं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ में टाटा स्टील की सेल्स ग्रोथ 80% इस बार H1 रिजल्ट में, जेएसडब्ल्यू 100%, सेल्स भी 80% और जिंदाल स्टील भी 64%। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर इंडिकेशन नजर आ रही है कि इस सेक्टर में ग्रोथ आई है, एक ह्यूज डिमांड में जो पुश है वो नजर आया है। तो डेफिनेटली हम आने वाले कुछ समय तक देखेंगे दोस्तों। इस डिमांड को लेकर के मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी आप एक बहुत ही मेजर बड़ी स्टोरी बिल्ड होते हुए देख रहे हो इंडिया में, विस्टा प्रोजेक्ट, जहां पे बहुत ह्यूज डिमांड हम देख रहे हैं कि हमारी सेल्स में आएगा और डिमांड जनरेट होती दिख रही है। वहीं पे हम रेल्स में देख सकते हैं कई सारे एयरपोर्ट्स, कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर और भी बहुत सारी चीजें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो कई सारी जो जब इंफ्रा में चीजें आती है दोस्तों, तो कई सारी डिमांड ह्यूज इंक्रीज होता है। तो वही इंडिकेटर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में डिमांड आई है, वो भी जबरदस्त आई है दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो जो कंपनीज है वो अपना मार्जिन में कन्वर्ट कर पा रही है इस बार अपने सेल्स को। टाटा स्टील 29%, जेएसडब्ल्यू 21%, सेल 17 और जिंदाल स्टील 11% दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इस कंपनी के पास भी डिमांड थी इंडस्ट्री में, पर जिंदाल स्टील सबसे कम उस डिमांड को ऑक्यूपाई कर पाया और प्रॉफिट मार्जिन में भी वो कन्वर्ट सबसे कम कर पाता है। अब हम आगे चल के बात करते हैं मेजर कॉस्ट। मेजर कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी का सबसे बड़ा मेजर कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होने की रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि थॉट प्रोसेस में इस इंडस्ट्री को साइक्लिक बना देते हैं। इस इंडस्ट्री में डिमांड तो आ रही है दोस्तों, बट और दूसरे फैक्टर्स कई सारे आ जाते हैं, जैसे फ्यूल के, क्रूड पे, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल तो आयरन ओर है, वहां से ये लोग प्रोसेस करके फिनिश गुड स्टील बनता है। तो इन सब में जो क्रूड का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो काफी एक इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं, और दोस्तों देख सकते हैं हम कि इस साल रॉ मटेरियल के 56% जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ है। रेस्ट माइनिंग, परचेसिंग कॉस्ट, ये सब चीजें उतनी बड़ी नहीं है। हम यहाँ पे एक जो हमें मेजर पार्ट है वो रॉ मटेरियल है, जो कि हमें थॉट में रखना चाहिए। आगे चल के दोस्तों अब बात करते हैं आप सबके साथ इंडिया की इंफ्रा स्टोरी, जो इस सेक्टर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगती है एक रिटेलर के लिए। तो डिमांड जैसे दोस्तों हमने देखा कि इस साल बहुत अच्छे से आई है, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों कि इंडिया की जो कंजम्पशन पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी टू 30 मिलियन टन तक हम देखेंगे बाय 2030 तक। अभी हम कितना कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम 93 मिलियन टन ही कर रहे हैं सिर्फ कंजम्पशन में।
हम इस साल 17% की ग्रोथ देखेंगे, हम 110 मिलियन टन तक हमारी कंजम्पशन स्टोरी पहुंचेगी। तो डिमांड में तो दोस्तों यहाँ पे हाई क्लियरिटी नजर आ रही है, आने वाले 10 साल में हमारा कंजम्पशन डबल हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा होगा। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों कंसोलिडेशन हमें होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो छोटे प्लेयर्स को और इनऑर्गेनिक वे में मतलब एक्वायर करते जा रहे हैं। तो कंसोलिडेशन इन द सेक्टर नजर आया है हमें पिछले कुछ टाइम में, और हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी इस इंडस्ट्री में हम एंटर होता हुआ देखेंगे। वहीं पे हम सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का सपोर्ट भी देख रहे हैं इस सेक्टर को, जो बेनिफिट कर रहा है काफी हद तक। नेशनल स्टील पॉलिसी जो आई थी 2017 में, जो इंडस्ट्री में ग्लोबल बेंचमार्क की तरफ पुश कर रही है कंपनीज को। वहीं पे पीएलआई स्कीम जो है दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसके द्वारा भी जो डिमांड है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, 400 बिलियन के करीब हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पेशलिटी स्टील कैपेसिटी दोस्तों आज 25 मिलियन टन ही है, बट आने वाले 5 सालों में हम इसको 42 मिलियन टन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ये सरकार का कहना है कि यहाँ तक पहुंचना है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया के पास है दोस्तों, इसमें जो कंपनी सबसे ज्यादा उसको यूज कर पाएगी वो बेशक अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह से, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों, फर्स्ट कौन है, चाइना। चाइना का प्रोडक्शन जो ओवरऑल वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसमें 50% चाइना रखता है दोस्तों, इंडिया 5 to 10% के बीच में ही आता है। तो हम चाइना के मुकाबले हम सेकंड जरूर है, बट फिर भी ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप है वो बड़ा है, बट स्टिल हमारे पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि हम एक रिसोर्स रिच कंट्री में है। तो वहां पे हमें दिख ही रहा है दोस्तों कि हम जो क्रूड प्रोडक्शन है वो 0.4 मेट्रिक टन के करीब करीब हमने ये जून में देखा था वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा ये इंफ्रा की स्टोरी। अब जैसे हमने देखा कि इस बार जो डिमांड आई है वो ओवरऑल इंडस्ट्री में आई है दोस्तों, तो हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं और कुछ देखते हैं, इस चार्ट के थ्रू भी इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी मेटल इंडस्ट्री को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हम देख सकते हैं पिछले 2012 से लेके 2021 के तक ये पूरी इंडस्ट्री एक रेंज बाउंड वे में लॉक थी। इसी साल अप्रैल में हमने एक ह्यूज डिमांड देखी है, वॉल्यूम भी अच्छे थे दोस्तों, बुलिश एंगल फिल्म भी देखी, और हमने उसके टारगेट्स भी आते हुए देखे थे जो 6500 के करीब है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले अब कुछ समय तक हम इस इंडस्ट्री के इस निफ्टी मेटल को हम इस रेंज बाउंड जोन में देख सकते हैं। अपनी रेंज, ये पुरानी रेंज में तोड़कर एक नई रेंज में एंटर कर गया है निफ्टी मेटल। अब बात करते हैं दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील की, जो कि हमारे पार्ट पे है, हमने जिसमें देखा है कि एक ह्यूज डिमांड का प्रोग्रेस देखा है। 2008 में दोस्तों देखिए कि जिन लोगों ने 2006 से निवेश किया होगा वो 2008 तक में पीक पे अगर मान लो कोई फंसा था, तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील से कब एग्जिट उसे जेएसडब्ल्यू ने दे दिया था। तो दोस्तों हम देख सकते हैं 2017 के करीब करीब जो भी निवेशक फंसे हुए थे 2008 में, उन लोगों को एक ब्रेकआउट मिल गया था पहले ही, और 2018 से 19 के बीच में यहाँ पे नया हाई लगा दिया था। उसके बाद करेक्शन फिर आया, कोविड का करेक्शन हम इससे देख सकते हैं, और उसके बाद देखिए दोस्तों वापस जेएसडब्ल्यू ने एक बार, और जो इंडस्ट्री में डिमांड आई थी जो निफ्टी में हमने देखा उसी मंथ में यहाँ पे भी आई, और इसने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया और काफी अच्छे तरीके से हमें एक अच्छा क्लोज दिया।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय जो भी लोग होल्ड कर रहे हैं वो उसे होल्ड करें। टारगेट हम रख सकते हैं इसका 1182 पे हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए 10% बाय अगर करना चाहते हैं हम और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वो 545 के करीब करीब हमें बाय करना चाहिए। पर दोस्तों अगर आप इसमें से कुछ भी JSW होल्ड नहीं करते और आप प्लान कर रहे हैं तो डोंट वेट फॉर द 500 लेवल, यू कैन स्टार्ट द शिप राइट नाउ। हाँ, पोर्टफोलियो लोकेशन में हम JSW को 0.5% से ऊपर नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ग्रोथ पैरेलल टू इकोनॉमी। दूसरा फैक्टर हाई डेट बर्डन, JSW सेल्स में लीडर नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है। इन सब फैक्टर्स को नजर में रखते हुए हम यहाँ पे जो अलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो का वो कम रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं चार्ट में दोस्तों, पीयर ग्रुप्स को भी देख लेते हैं और वहां पे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर में क्या हुआ। दोस्तों टाटा स्टील में हम देखते हैं तो टाटा स्टील में भी दोस्तों देखिए कि 2008 में जो मंदी आई थी उसमें जो मान लीजिए टाटा स्टील में यहाँ फंसा था 800 पे, उससे एग्जिट कब मिला? 2021 में आगे दोस्तों। वहीं पे JSW की बात करें तो उसे 2017-18 में 18-19 में ही मिल गई थी। पर वहां पे देखिए दोस्तों टाटा स्टील पीछे था, अंडर परफॉर्मेंस में था। यही बात होती है वो क्वालिटी, ये लीडर जरूर है बट इसकी क्वालिटी पैरामीटर्स डेप बर्डन और दूसरी चीज जो प्रॉफिट में कन्वर्ट ना कर पाने की जो कारण है, उस वजह से देखिए चार्ट पे भी असर आया उसके। अभी हम जो इस कंपनी का जो रेंज बाउंड में हम नए रेंज में एंटर कर गई ये कंपनी भी, जस्ट लाइक निफ्टी मेटल, वो है 885 से लेके 1400 के करीब करीब में ये एक रेंज बाउंड मार्केट में घूमती हमें दिखेगी। बात करते हैं दोस्तों कई सब लोगों की फेवरेट कंपनी सेल की। तो दोस्तों देखिए जहां निफ्टी मेटल ने ब्रेकआउट दिया, सेल्स में जो लीडर है टाटा स्टील उसने ब्रेकआउट दिया, JSW जो क्वालिटी में लीडर नजर आ रहा है उसने ब्रेकआउट दिया, बट सेल एक जमाने में निफ्टी 50 की कंपनी जो हुआ करती थी, आज देखिए दोस्तों जो लोग 2008 की मंदी में फंसे होंगे ऊपर, वो आज भी एग्जिट का सर्च कर रहे हैं और आज भी कोई एग्जिट नहीं है। तो ये एक जो डिस्ट्रक्शन है दोस्तों, जैसे ही डिमांड में हर कोई अपने टारगेट की तरफ पहुंचेगा तो ये सेल भी अपने टारगेट की तरफ पहुंचेगा दोस्तों, बट ये एग्जिट देगा अपने पुराने जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स को, वहां पे उन्हें एग्जिट मिल सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में टारगेट इसका 260 के करीब हम देख सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है आप सबके सामने इस प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले या अपने पोर्टफोलियो में कोई भी प्रकार के डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। और धन्यवाद आप सबने मुझे JSW और इस सेक्टर को प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू प्रॉफिट फ्रॉम इट ऑल्सो फॉर दिस।